बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नानिया पार्ट 1। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक शहर से। इस शहर के ऊपर बहुत सारे हवाई जहाज हमला कर रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक घर की खिड़की पर एक छोटा लड़का खड़ा होता है और वो खिड़की से बाहर दिख रहा होता है। उसकी मॉम पीछे से भागते हुए आती है और उसे पीछे खींचकर खिड़की के पर्दे लगा देती है और वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। अब उस लड़के का बड़ा भाई वहां आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। उसकी मॉम कमरे से टॉर्च और ब्लैंकेट उठाती है और वो भी बाहर भागती है। वहीं दूसरे कमरे में एक छोटी बच्ची बेड पर लेटी होती है और तभी उसकी बड़ी बहन आती है और उसे लेकर बाहर की तरफ भागती है। इनकी मॉम इन सब बच्चों को लेकर घर से थोड़ा सा दूर एक बेसमेंट में पहुंचती है। तभी उस छोटे लड़के जिसका नाम एडमिन है, उसको याद आता है कि उसके पिता की फोटो घर के अंदर रह गई है और वो वापस घर की तरफ भागता है। उसकी मॉम उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और उसका बड़ा भाई भी उसके पीछे भागता है। और जैसे ये दोनों अंदर पहुंचते हैं, घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो दोनों भाई अपने पिता की फोटो लेकर वापस बेसमेंट में पहुंचते हैं। तब उसका बड़ा भाई जिसका नाम पीटर है, अपने छोटे भाई को डांटता है कि तुम बड़ों की बात मानना कब सीखोगे, और उनकी मॉम अपने छोटे बेटे को गले से लगा लेती है। तभी उसका बड़ा भाई दरवाजा बंद कर देता है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। इन चारों बच्चों के नाम पीटर, सुजेन, एडमिन और लूसी है। अगले दिन दिखाते हैं कि ये सारे बच्चे अपनी मॉम के साथ स्टेशन पे खड़े हैं। इस स्टेशन पर पूरा शहर खड़ा होता है और सभी लोग अपने बच्चों को इस शहर से बाहर भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ वॉर चल रही है। शहर के सभी लोग अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते हैं। इन बच्चों की मां दुखी मन से अपने बच्चों को ट्रेन में बिठा देती है और ट्रेन वहां से चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद ये चारों बच्चे एक स्टेशन पर उतरते हैं। सुजैन बोलते हैं कि प्रोफेसर जानते थे कि हम आने वाले हैं, तो अभी तक हमें कोई लेने क्यों नहीं आया। और तभी वो देखते हैं कि एक औरत तांगा चलाती हुई उनके पास आकर रुकती है और पीटर उससे पूछता है, क्या आप मिस मिक्रेडी हैं? वो कहती है हाँ। वो लेडी इन चारों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। ये घर बहुत बड़ा होता है। वो लेडी सभी को समझाती है, प्रोफेसर को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे और यहाँ किसी चीज को छूओगे नहीं। तुम सबको नियमों का पालन करना होगा। अब सारे बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी बच्चे कमरे में कुछ ना कुछ अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बहन लूसी कहती है कि क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें। पीटर उन सबको छुपने के लिए कहता है और सुजैन, एडमिन, लूसी वहां से भागकर छुपने के लिए चले जाते हैं। लूसी छुपने की जगह ढूंढने के लिए एक खाली कमरे में पहुंच जाती है। वो देखती है कि इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक बड़ी सी अलमारी रखी है और वो सफेद रंग के कपड़े से ढकी है। तभी उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट आती है। उसे लगता है कि उसका भाई पीटर उसे ढूंढने के लिए वहां आ रहा है और लूसी जल्दी से अलमारी को खोलकर उसके अंदर छुप जाती है। वो देखती है कि उस अलमारी के अंदर बहुत सारे गर्म कपड़े टंगे होते हैं। वो उन कपड़ों के पीछे छुपने के लिए पीछे की तरफ जाती है। उसके हाथ पर कुछ पत्ते टच होते हैं और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक बर्फ से ढका हुआ जंगल होता है। वहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। और फिर वो पलटकर अलमारी की तरफ देखती है, पर वो वापस अंदर न जाकर जंगल में आगे बढ़ती है क्योंकि वहां पर बर्फ गिर रही होती है जिससे वो बहुत आकर्षित होती है। अब उसे एक लाइट पोल दिखता है जिसके ऊपर एक लैंप जल रहा होता है और तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो जैसी पलटकर देखती है तो डर जाती है क्योंकि वहां एक ऐसा आदमी होता है जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा होता है लेकिन उसके पैर एक जानवर की तरह होते हैं। उसके कान भी काफी बड़े होते हैं। वो एक फॉन होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और दोनों छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लूसी उस पिलर के पीछे से निकलती है और उस फोन के हाथ से कुछ गिरा हुआ सामान उठाकर उसे देने लगती है। वो फोन पहले तो उससे छुपता है, फिर सामने आकर अपना सामान उससे ले लेता है। लूसी उससे पूछती है कि आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं एक फोन हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम एक बौनी लड़की हो। लूसी उसे बताती है कि मैं बौनी नहीं हूँ, मैं तो अपनी क्लास में सबसे लंबी हूँ। फोन उससे कहता है क्या तुम इंसान हो? लूसी कहती है कि हाँ, मैं एक इंसान हूँ। ये सुनकर वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? लूसी उसे बताती है कि जब मैं लुक्का छुपी खेल रही थी तो मैं एक अलमारी में छुप गई और मैंने देखा कि उसके बाहर ये सुंदर जंगल है। फोन उससे पूछता है कि क्या वो नार्निया में है? लूसी हैरानी से पूछती है कि नार्निया क्या है? वो उसे कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम अभी नार्निया में खड़ी हो? वो उसे बताता है कि इस खंबे से लेकर वहां कैरापेरावेल के महल तक की सारी जगह नार्निया में है। फोन उसे कहता है कि मेरा नाम टमनस है और लूसी भी उसे अपना नाम बताती है और उससे हाथ मिलाती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर टमनस उससे अपने घर पर चाय पीने के लिए और कुछ खाने के लिए कहता है। हालांकि लूसी उसके साथ नहीं जाना चाहती, पर उसके मनाने पर वो उसके घर चली जाती है। घर पर वो लूसी के लिए गर्म चाय और नाश्ता लेकर आता है और वो दोनों आग के पास बैठते हैं।
टमनस लूसी को बताता है कि यहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है, लेकिन कभी भी क्रिसमस नहीं होता। तुमको यहाँ की गर्मियां बहुत पसंद आएगी। पता है, एक धुन पर हम सारे फोन्स परियों के साथ सारी रात नाचते हैं। क्या तुम वो धुन सुनना पसंद करोगी? लूसी कहती है हाँ। अब टमनस एक धुन बजाना शुरू करता है और लूसी को वहां जलती हुई आग में कुछ लोगों की परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती हैं। और इसके बाद लूसी बांसुरी की धुन की आवाज से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो फोन एक कोने में बैठा है। लूसी कहती है कि अब उसे वापस जाना होगा। तब टमनस रोने लगता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ एक व्हाइट विच रहती है और उसी की वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। और उस व्हाइट विच का आदेश है कि अगर हमें जंगल में कोई भी भटकता हुआ इंसान दिखाई दे तो हम उसे उसके हवाले कर दें। लूसी कहती कि मिस्टर टमनस, आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप मेरे दोस्त हैं। और ये सुनने के बाद मिस्टर टमनस लूसी को भागते हुए उसी खंबे के पास ले आते हैं जहां वो उन्हें मिली थी और उसे कहते हैं कि जाओ, वापस चली जाओ। और लूसी उस अलमारी में वापस चली जाती है। वापस आने के बाद वो अपने भाई बहनों को पूरी घटना के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लूसी उन सभी को वापस अलमारी के पास ले जाती है, लेकिन किसी को वहां से कोई जंगल नहीं दिखता। वो इस बात से दुखी होती है और अपने रूम में चली जाती है। रात में अचानक लूसी की आंख खुलती है और वो उस जंगल के बारे में सोचने लगती है। वो चुपचाप अपने बेड से उठकर उस कमरे की तरफ जाती है। तभी उसका भाई एडमिन उसे अपने कमरे से निकलकर बाहर जाते हुए देखता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। लूसी उस कमरे की अलमारी खोलती है और जंगल में दोबारा चली जाती है। एडमिन उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है और वो भी उस अलमारी के पास पहुंचता है और अलमारी को खुला देखकर वो उसके अंदर चला जाता है और वो भी दूसरी तरफ जंगल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी बहन लूसी को आवाज देता है और तभी उसे कुछ जानवरों के भागने की आवाज आती है। वो जैसे पलट कर देखता है तो उसे एक तांगा अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है और वो तांगा उसके पास आकर रुकता है। उसमें से एक बौना आदमी उतरकर उसके पास आता है और वो उस पर चाकू से हमला करने वाला होता है कि तभी एक औरत की आवाज आती है, रुको। और वो बौना आदमी रुक जाता है। ये औरत नार्निया की रानी व्हाइट विच होती है, जिसके बारे में टमनस ने बताया था। वो एडमिन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। एडमिन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मेरी बहन आई थी और किसी फोन से मिली थी जिसका नाम टमनस है। रानी उससे सारी बातें सुनकर अचानक बड़े प्यार से पूछती है कि तुम कितने लोग हो। वो बताता है कि हम 4 लोग हैं। रानी उसे अपने पास अपने तांगे में बिठाती है और उसे अपने जादू से गरम गरम चाय पीने को देती है। एडमिन उसका जादू देखकर हैरान हो जाता है। एडमिन बोलता है, क्या आप मेरे लिए जादू से स्वीट्स बना सकती हैं? वो कहती है हाँ, और वो उसके लिए जादू से स्वीट्स बनाती है और एडमिन को देती है। इसके बाद वो एडमिन को अपनी बातों में बहलाती है, फुसलाती है और एडमिन उसकी बातों में आ जाता है। वो कहती है कि मेरा कोई भी वारिस नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है और तुम ही मेरी सल्तनत के वारिस बनोगे। रानी उसे कहती है कि तुम अपने बाकी के भाई बहनों को अपने साथ लेकर यहाँ जाओ और रानी उसे अपना महल दिखाती है जो 2 पहाड़ियों के बीच में होता है और वहां से चली जाती है। एडमिन का नेचर अपने बाकी भाई बहनों से बहुत अलग होता है। वो हमेशा ही सबसे झगड़ता है, झूठ बोलता है और लालची भी होता है। तभी लूसी वहां आ जाती है और वो अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और वो उसे वहां की रानी के बारे में भी बताती है कि वो एक बहुत ही बुरी रानी है। और इसके बाद वो अपने भाई को वापस अपने घर ले आती है। लूसी को लगता है कि अब उसके भाई बहन उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तो एडमिन ने भी उस जंगल को देख लिया है। वो खुश होकर अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जगह सच है और इस बार एडमिन भी उसके साथ था। लेकिन एडमिन से पूछने पर वो ये बोलकर बात को टाल देता है कि आजकल के बच्चे पता नहीं कब कहानी बनाना बंद करेंगे और लूसी को झूठा साबित कर देता है। लूसी वहां से चली जाती है और सीढ़ियों पर प्रोफेसर से टकराती है और उन्हें देखकर वो रोने लग जाती है। तभी मिस मिक्रेडी शोर सुनकर बाहर आती है और प्रोफेसर लूसी को उसके साथ हॉट चॉकलेट खाने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उसके भाई बहन के पास जाते हैं और सुजैन उनको बताती है कि लूसी डर गई है और उसे लगता है कि कमरे में जो अलमारी है उसके अंदर एक जंगल है। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उन दोनों को समझाता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुमको उस पर विश्वास करना चाहिए। अगले दिन ये चारों भाई बहन बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और तभी बॉल से खिड़की का कांच टूट जाता है और वो लोग डर जाते हैं और मिस मिक्रेडी के गुस्से से बचने के लिए वो उसी खाली कमरे में पहुंच जाते हैं और सभी लोग उसी अलमारी में छुप जाते हैं और तब वो सारे उस जंगल में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में इन सब को लूसी ने बताया था। पीटर और सुजैन उस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं और लूसी को सॉरी बोलते हैं। अब सुजैन सबको वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन एडमिन वो वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके दिल में लालच है और वो रानी के पास जाना चाहता है और वो कहता है कि हमें जंगल में घूमना चाहिए। पीटर कहता है कि हम लूसी की मर्जी से आगे जाएंगे।
इस बात से लूसी खुश हो जाती है और वो इन सबको मिस्टर टुमनस से मिलवाने ले जाती है। पर टुमनस के घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर टुमनस नहीं होता और उन्हें दीवार पर लगा हुआ एक नोट दिखता है जिस पर लिखा होता है कि टुमनस पर नार्निया की महारानी जेडिस के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप है। उसने इंसानों से दोस्ती की और उन्हें बचाया, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। तब सुजैन कहते कि अब तो हमें यहाँ से चलना होगा, पर लूसी कहती कि हमें उसकी मदद करनी होगी। सुजैन समझाती है कि इंसानों से मिलने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। लूसी कहती है कि वो इंसान नहीं हूँ। तभी एडमिन कहता है कि टुमनस एक अपराधी है। अब इनको झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। ये सभी डर जाते हैं और तभी इनके सामने एक चूहा आता है और ये लूसी के हाथ में वो रुमाल देता है जो उसने टुमनस को दिया था और ये चूहा इन चारों को अपने घर ले जाता है। ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता है और वो इन सबको भविष्यवाणी के बारे में बताता है जिसके हिसाब से ये चारों बच्चे नार्निया के लोगों को उस जादूगर रानी से आजादी दिलवाएंगे। और वो इन्हें असलन के बारे में भी बताता है कि वो ही नार्निया का असली राजा है और स्टोन टेबल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चारों बच्चे पूछते हैं कि ये असलन कौन है और ये सब क्या हो रहा है। वो चूहा इनको सारी बात बताता है, असलन का वापस आना, टुमनस का गिरफ्तार होना और खुफिया पुलिस, ये सारी चीजें तुम लोगों की वजह से हो रही है। उस चूहे की वाइफ कहती है कि बहुत सालों पहले यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी कि आदम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां व्हाइट विच को हराकर नार्निया में अमन कायम करेंगी। असलन तुम्हारी सेना तैयार कर रहा है। पीटर बोलता है कि आपको गलतफहमी हुई है और जाने लगता है, लेकिन लूसी अपने भाई को और बहन को बोलते कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, हमें टुमनस की हेल्प करनी होगी। पर पीटर लूसी को बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और अब हमें घर जाना चाहिए। और तभी पीटर अपने छोटे भाई एडमिन को आवाज देता है, लेकिन एडमिन वहां नहीं होता क्योंकि वो व्हाइट विच के महल की तरफ जा रहा होता है। अब ये चूहा इन सब को लेकर वहां पहुंचता है तो वो देखते हैं कि एडमिन उस महल के अंदर जा रहा है। लूसी उसको आवाज देती है पर चूहा उसे समझाता है कि दुश्मन सुन लेंगे। पीटर अपने भाई को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन चूहा उसे रोक लेता है और कहता है कि ये व्हाइट विच की चाल है, अगर तुम सब वहां गए तो सब मारे जाओगे। एडमिन को बचाने का अब एक ही रास्ता है और वो है असलन। वो ही तुम्हारे भाई एडमिन को बचा सकता है। दूसरी तरफ एडमिन जिस महल के अंदर जाता है वो वहां देखता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सेना को किसी ने पत्थर का बना दिया है। और तभी उसका पैर एक भेड़िए के ऊपर लग जाता है और भेड़िया उसे जमीन पर गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। एडमिन उसे बताता है कि मैं रानी से मिलने आया हूँ, रानी ने मुझे बुलाया है और मैं एडम का बेटा हूँ। और ये बात सुनकर भेड़िया पीछे हट जाता है और उसे रानी के पास यानी कि व्हाइट विच के पास लेकर जाता है। व्हाइट विच उसे अकेला देखकर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम अपने भाई बहनों को यहाँ क्यों नहीं लाए। एडमिन डर जाता है और वो उसे बताता है कि मैंने उन्हें यहाँ लाने की पूरी कोशिश की पर वो नहीं आए और इस वक्त वो बीवर यानी कि बड़े चूहे के घर पर है। ये बात सुनते ही रानी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो कहती है फिर तो तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ। और वो अपने भेड़ियों को बीवर के घर एडमिन के भाई बहनों को मारने के लिए भेजती है और एडमिन को बंदी बना लेती है। एडमिन के भाई बहन बीवर के साथ उसके घर में होते हैं और वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सारे भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं और बीवर समझ जाता है कि व्हाइट विच के भेड़िए बाहर हम सबको मारने के लिए आए हैं। अब वहां पर एक गुप्त रास्ता होता है और बीवर और ये सारे के सारे उस गुप्त रास्ते से वहां से निकल जाते हैं। और जब भेड़िए अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वो देख लेते हैं कि ये सारे के सारे सुरंग से भाग चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ ये सब जैसे सुरंग से बाहर निकलते हैं तो इन्हें वहां पर एक लोमड़ी दिखाई देती है और वो इनकी मदद करती है। वो कहती है कि तुम सब के सब पेड़ पे चढ़ जाओ क्योंकि भेड़िए इन सब को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और वो खुद पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और तभी वहां पर भेड़िए आ जाते हैं और वो लोमड़ी पर हमला कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ है वो इंसान के बच्चे। लोमड़ी झूठ बोल देती है कि वो सब उत्तर की तरफ गए हैं और वो सारे के सारे वहां से उसी तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोमड़ी जख्मी हो चुकी है, लेकिन वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि मुझे असलन के लिए औरों को भी इकट्ठा करना है। वहीं दूसरी तरफ जहां एडमिन को बंद करके रखते हैं वहां टुमनस भी होता है और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं इन दोनों को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और ये आहट व्हाइट विच के पैरों की होती है और वो इनके सामने आ जाती है। वो एडमिन से कहते कि हमने हर तरफ देखा लेकिन तुम्हारा छोटा सा परिवार हमें कहीं नहीं दिखाई दिया और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। और वो जैसे उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालती है तो एडमिन डर जाता है और वो उसे बताता है कि बीवर ने किसी असलन का नाम लिया था और असलन का नाम सुनते ही वो हैरान हो जाती है और वो एडमिन से उस जगह का एड्रेस पूछती है जहां पर वो लोग जाने वाले होते हैं। पर वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं वहां से पहले निकल गया था क्योंकि मुझे आपसे मिलना था।
इसके बाद व्हाइट विच टुमनस को देखती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरा मकसद नार्निया की आजादी है। व्हाइट विच कहती कि नहीं, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि एडमिन ने तुम्हारी खबर मुझे दी थी, वो भी सिर्फ चॉकलेट्स की खातिर। और टुमनस बड़ी हैरानी से एडमिन की तरफ देखता है और एडमिन शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बीवर सबको लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जहां असलन है। तभी उन्हें अपने पीछे एक तांगे की आवाज सुनाई देती है और सभी डर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये व्हाइट विच का तांगा है। और वो सब के सब एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं और तांगा उस गुफा के ऊपर आके रुकता है। थोड़ी देर बाद बीवर बाहर निकलता है और सबको बाहर आने के लिए बोलता है। और जब सब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर सेंटा क्लॉज होता है। सेंटा उन्हें बताता है कि तुम लोगों के आने से व्हाइट विच की ताकत कमजोर पड़ रही है। यहाँ पर 100 सालों से क्रिसमस नहीं मनाया गया, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो पीटर, सुजैन और लूसी को कुछ तोहफे भी देता है, ऐसे तोहफे जो युद्ध में उनके काम आएंगे। सेंटा लूसी को एक ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिसे वो किसी भी जख्म पे लगाएगी तो वो जख्म भर जाएगा। फिर वो सुजैन को छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो तुम इसे बजाना और तुम तक सहायता पहुंच जाएगी। और पीटर को एक चमकती हुई तलवार देते हैं और कहते हैं कि लड़ाई में ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। सेंटा उन्हें बताते हैं कि सर्दियां खत्म होने वाली है और सभी को मैरी क्रिसमस बोलकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से आगे निकलने के बाद व्हाइट विच के भेड़िए भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके नदी पार करके वहां से निकल जाते हैं। अब इनके यहाँ आने की वजह से पेड़ों पर फूल और पत्तियां निकल आए हैं और धीरे धीरे जंगल के ऊपर से बर्फ कम होने लगी है। अब यहाँ नदी के पास व्हाइट विच भी पहुंच जाती है और भेड़िए उस लोमड़ी को भी पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया था और लूसी और उसके साथियों की मदद की थी। व्हाइट विच लोमड़ी को मारने वाली होती है कि तभी एडमिन उसके बीच में आ जाता है और वो उसे बताता है कि बीवर ने स्टोन टेबल के बारे में कुछ कहा था और उसने कहा था कि वहां पर असलन की अपनी खुद की सेना है। व्हाइट विच ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और लोमड़ी को अपने जादू से पत्थर का बना देती है और अपने भेड़ियों को आदेश देती है कि जाओ और सबको इकट्ठा करो। अगर असलन को जंग पसंद है तो हम जंग का जवाब जंग से देंगे। वहीं दूसरी तरफ पीटर, सुजैन, लूसी और दोनों बीवर्स असलन के पास पहुंच जाते हैं। वो सब वहां पहुंचकर एक टेंट के बाहर खड़े आदमी से कहते हैं कि हम असलन से मिलने आए हैं। और तभी अंदर से एक शेर निकल कर आता है। सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं और असलन का स्वागत करते हैं। असलन दरअसल एक शेर होता है और वो पीटर, सुजैन, लूसी और दोनों बीवर्स का स्वागत करता है। लेकिन जब असलन उनसे उनके एक और भाई के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि हमारा भाई व्हाइट विच के कब्जे में है। और इसके बाद असलन पीटर को एक पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक महल दिखाते हुए बताता है कि वो सामने केयर पैरावेल है जिसमें 4 तख्त हैं और उनमें से एक पर तुम बैठोगे, सम्राट बनोगे। तुमको भविष्यवाणी पर कोई शक है? पीटर कहता है कि नहीं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। असलन पीटर को बताता है कि बहुत गहरा जादू है जो नार्निया पर राज करता है, वही सही और गलत में फर्क बताता है और हमारी तकदीर तय करता है। मैं तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुमको भी इस जंग में मेरी मदद करनी होगी। अब यहाँ पर व्हाइट विच के कुछ भेड़िए लूसी और सुजैन पर हमला भी करते हैं, लेकिन असलन, पीटर सब मिलकर उन सबको मार देते हैं। लेकिन एक भेड़ियों को छोड़ देते हैं और असलन अपने सिपाहियों को उसका पीछा करने को कहता है और असलन के सिपाही उस भेड़ी का पीछा करके एडमिन को वहां से छुड़ा कर ले आते हैं और अपने भाई को देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। असलन उन सब से कहता है कि जो हो गया अब उसके बारे में कोई भी पीटर से बात नहीं करेगा और वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन व्हाइट विच असलन से मिलने आती है और वो कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है, क्या तुम भूल गए जब नार्निया बना था तो क्या नियम बने थे? असलन उसे कहता है कि मुझे नार्निया के जादू के कानून के बारे में मत बताओ, वो मेरे सामने लिखे गए थे। व्हाइट विच कहती है तब तो तुमको याद होगा कि हर गद्दार को मुझे सौंपा जाता है, उसका खून मेरी संपत्ति है और अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो पूरा नार्निया आग और पानी के कहर से तबाह हो जाएगा। दरअसल नार्निया के कुछ अपने कानून होते हैं जिसके हिसाब से नार्निया में जो भी गद्दारी करेगा उस पर सिर्फ व्हाइट विच का हक होगा। और इसके बाद असलन व्हाइट विच को बात करने के लिए अपने टेंट में बुलाता है और कुछ देर बाद असलन आकर बताता है कि इसने एडमिन की जान को बख्श दिया है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और व्हाइट विच वहां से चली जाती है। लेकिन असलन खामोश होता है और लूसी समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। अब उसी रात असलन कहीं जा रहा होता है और सुजैन और लूसी दूसरे रास्ते से छुपते हुए असलन के पीछे जाती हैं। वो देखकर हैरान हो जाती है। असलन उस स्टोन टेबल के पास जाता है जहां पर व्हाइट विच और उसकी सेना पहले से होती है और वो सभी असलन का इंतजार कर रहे होते हैं। व्हाइट विच की सेना में बहुत खतरनाक जानवर, पक्षी और भूत प्रेत होते हैं और असलन उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है
और तभी व्हाइट विच के इशारे पर एक बुल आगे आता है और वो असलन पर हमला करता है और असलन जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ये असलन के बाल भी काट देते हैं और उसे बांध देते हैं। व्हाइट विच असलन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कुर्बानी देकर उस गद्दार की जान बचा लोगे? तुम ऐसा करके किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते। और जोर से चिल्ला के कहती है कि आज रात गहरे जादू के नियमों की तामील होगी और अब हम नार्निया पे राज करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहते हुए व्हाइट विच एक खंजर से असलन को मार देती है और आदेश देती है कि जंग पर निकलने की तैयारी करो, और वो अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद लूसी और सुजैन असलन के पास आती है और लूसी अपनी उस जड़ी बूटी को उसके घाव पर डालती है जो उसे सेंटा ने दी थी, पर सुजैन उसे बताती है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, ये हमारे बीच नहीं रहे। और वो दोनों असलन को पकड़कर रोने लगती है। और जब ये बात सबको पता चलती है तो सब परेशान हो जाते हैं। एडमिन पीटर को कहता है कि अब तुमको असलन की जगह लेनी होगी, उसे तुम पर भरोसा था और मुझे भी है। एडमिन की बात सुनकर पीटर को हिम्मत आती है। इसके बाद व्हाइट विच की सेना भी वहां पर आ जाती है और असलन की सेना और व्हाइट विच की सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन और लूसी असलन के पास से उठकर जाने लगती हैं और तभी स्टोन टेबल टूट जाता है और जब वो पीछे देखती हैं तो वहां पर असलन का शरीर नहीं होता। और तभी वो अपने सामने असलन को खड़ा देखती हैं और दोनों खुश होकर असलन के गले लग जाती हैं। असलन उन्हें बताता है कि इस जगह अगर किसी निर्दोष को गद्दार की मौत मारा जाएगा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और जिसे मारा है वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन व्हाइट विच को अभी तक जादू का सही मतलब नहीं पता। फिर सुजैन असलन को बताती कि हमने पीटर को एक संदेश भेज दिया था कि आप नहीं रहे और वहां तो युद्ध शुरू हो चुका होगा। असलन उन दोनों को कहता है कि तुम चिंता मत करो और वो उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से व्हाइट विच के महल ले जाता है। और वहां पहुंचकर लूसी अपने दोस्त मिस्टर टमनस को पत्थर का बना हुआ देखकर उदास हो जाती है। तभी असलन उस पर एक फूंक मारता है और मिस्टर टमनस दोबारा से ठीक हो जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। और इस तरह असलन वहां पर पत्थर के बने सारे लोगों को आजाद करते हैं और वहां से एक पूरी सेना लेकर युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। वहां लड़ाई के मैदान में व्हाइट विच सबको अपने जादू से पत्थर का बना रही होती है। और अब जब पीटर की सेना हार रही होती है तो पीटर अपने भाई एडमिन को बोलता है कि तुम अपनी बहनों के साथ यहां से चले जाओ, और बीवर्स उसको लेकर जा रहे होते हैं। तभी एडमिन देखता है कि व्हाइट विच उसके भाई की तरफ बढ़ रही है और वो अपने भाई को बचाने के लिए व्हाइट विच का सामना करता है और वो व्हाइट विच के उस हथियार को भी काट देता है जिससे वो सबको पत्थर का बना रही होती है। लेकिन व्हाइट विच बहुत शक्तिशाली है और वो एडमिन को अपनी तलवार से घायल कर देती है। और जब पीटर ये देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और इसके बाद व्हाइट विच और पीटर के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन तभी वहां पर असलन आ जाता है और असलन जोर से दहाड़ मारता है और ये देखने के बाद व्हाइट विच हैरान हो जाती है। वो कहती है ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने असलन को मार दिया था। और असलन के साथ साथ वहां पर असलन की पूरी सेना भी होती है जिन्हें व्हाइट विच ने कभी पत्थर का बना दिया था। पीटर भी असलन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी व्हाइट विच मौके का फायदा उठाकर पीटर पर हमला कर देती है और उसे घायल करके जमीन पर गिरा देती है। और जैसे ही वो पीटर को खत्म करने वाली होती है तभी असलन भागता हुआ आता है और व्हाइट विच पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और जैसे ही व्हाइट विच का अंत होता है उसकी सेना हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो जाती है और असलन पीटर से कहता है कि अब लड़ाई खत्म हुई। और सभी लोग एडमिन के पास पहुंचते हैं। लूसी उसे दवा पिलाती है, वो दवा जो उसे सेंटा ने दी थी, और एडमिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वो सभी घायल सिपाहियों को उस दवाई से ठीक करती है और असलन भी पत्थर बने हुए सभी लोगों को ठीक कर देता है। इसके बाद असलन इन सब को महल में ले जाता है और इन चारों भाई बहनों को राजा रानी के ताज पहनाता है। और अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के बाद असलन वहां से चुपचाप चला जाता है। लूसी उनको महल से देखती है तो रोने लगती है और टमनस लूसी को वही रुमाल देता है जो कभी लूसी ने टमनस को दिया था जब टमनस रो रहा था। और लूसी उस रुमाल से अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराने लगती है। और इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और ये सब के सब चारों भाई बहन बहुत बड़े हो जाते हैं। और एक दिन ये उसी जगह पर आते हैं जहां से कभी ये नार्निया आए थे और उस अलमारी के अंदर चले जाते हैं। और जब ये अलमारी से दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुंचते हैं तो ये सब उसी उम्र के हो जाते हैं जिस उम्र में ये नार्निया आए थे। हालांकि नार्निया में इन्होंने बहुत साल बिताए, लेकिन जब ये अलमारी से वापस अपने कमरे में जाते हैं तो ये उसी वक्त उसी दिन में पहुंच जाते हैं जिस दिन ये लोग नार्निया गए थे, यानी जिस दिन इन्होंने बॉल से खिड़की का कांच तोड़ा था और डर के मारे सब के सब अलमारी के अंदर चले गए थे। अब जब ये सब वापस आ जाते हैं तभी वहां पर प्रोफेसर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे। पीटर कहता है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। प्रोफेसर उन्हें उनकी बॉल वापस देते हैं और कहते हैं कि कह के तो देखो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2005 में आई थी और ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी जिसे द लायन द विच एंड द वार्डरोब नाम की एक किताब पर बनाया गया था।
उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।